जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 5 जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि कांग्रेस को किस प्रकार से पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद सत्ता हस्तांतरण में समस्या का सामना करना पड़ा। इस समस्या का समाधान हो गया और लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया गया कांग्रेस पार्टी के माध्यम से। पर ताशकंद समझौते के दौरान उनकी आकस्मिक मृत्यु ने फिर कांग्रेस के सामने वही प्रश्न लाकर खड़ा कर दिया कि अब कौन देश का नेतृत्व चलाएगा। पर कांग्रेस पार्टी ने इसका फिर समाधान बहुत अच्छी तरीके से निकाला और इंदिरा गांधी को देश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी प्रदान की। और इसके बाद आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करती हैं। पर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने पुराने जितने भी अपने पुराने प्रदर्शन होती है उस प्रदर्शन के साथ नहीं होती। इस बार पहली बार 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। दिल्ली से लेकर हावड़ा तक अर्थात कोलकाता तक जितने भी राज्य पड़ते थे उनमें से किसी भी राज्य में पहली बार था कि कांग्रेस की सरकार नहीं थी। और फिर राष्ट्रपति साहब की आकस्मिक मृत्यु होती है और उसके बाद पुनः राष्ट्रपति चुनाव होता है। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में 36 के आंकड़े हो चुके थे और ये राष्ट्रपति चुनाव उस आए मतभेद का एक केंद्र बिंदु बनता है। और इस चुनाव में इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच का जो मतभेद होता है वो जग जाहिर हो जाता है। और आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी जिसे सपोर्ट करती हैं वो राष्ट्रपति बनते हैं और इस प्रकार से कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है। इस प्रकार से कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है। यहां तक आपने समझ लिया है। अब हम चल रहे हैं उसके आगे की चर्चा को प्रारंभ करने। अब हम चल रहे हैं 1971 के चुनाव को समझने, जिसमें यह तय होगा कि कौन सी कांग्रेस सच्ची कांग्रेस है और कौन सी कांग्रेस नकली कांग्रेस है। इंदिरा वाली कांग्रेस असली कांग्रेस है या सिंडिकेट वाली कांग्रेस असली कांग्रेस है, इस बात का पता चलेगा। तो चलिए आज जानते हैं कि 1971 के चुनाव में क्या होता है। क्या इंदिरा गांधी जीतती हैं या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं वाला दल सिंडिकेट जीतता है? आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। वैसे चुनाव कब होना चाहिए था? अगर आप देखेंगे 1967 में इलेक्शन हुआ है तो इसका इलेक्शन पीरियड क्या होना चाहिए? कब होना चाहिए? 5 साल पूरा कब होगा बताओ मुझे। 1972। लेकिन कांग्रेस में फूट पड़ जाने के कारण इंदिरा गांधी अल्पमत में आ जाती हैं। जो सांसद सिंडिकेट के पक्ष में होते हैं वो इंदिरा गांधी को अपना नेता मानने से इनकार कर देते हैं, जिस कारण से इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और फिर देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है और फिर 6 महीने बाद इलेक्शन कराए जाते हैं। 6 महीने बाद इलेक्शन कराए जाते हैं, जो इलेक्शन 1971 में होते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है 1971 के चुनाव में क्या होता है। बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्रा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बने रही। इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार को मौजूदा कानून के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। उन्होंने भू परिसीमन के कुछ और कानून भी बनवाए
दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुए। ठीक है, इंदिरा गांधी जब सिंडिकेट के सांसदों ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने से मना कर दिया तो उसके बाद डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने इंदिरा गांधी को समर्थन दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समर्थन के साथ लंबे समय तक चलने का फैसला नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो, दूसरे की लाठी कब टूट जाए कोई पता नहीं होता, लेकिन अपनी लाठी जो होती है वो पूरी तौर पर अपने कंट्रोल में होती है। इसीलिए उन्होंने उनके समर्थन से अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया, और जब उन्होंने समझ लिया कि मेरी छवि समाज में समाजवादी छवि बन चुकी है, मेरे लिए इलेक्शन का समय आ चुका है, मतलब मेरी छवि समाज में अभी बेहतर है, तो उन्होंने संसद को भंग कराया और कहा कि चुनाव कराए जाने चाहिए। और उसके अलावा इंदिरा गांधी के अलावा कोई भी उस समय इस स्थिति में नहीं था कि वो सरकार बनाने का दावा ठोक सके। तो इसीलिए फिर चुनाव कराए जाते हैं, जो कब तय होते हैं? 1971 के फरवरी माह में निर्धारित होते हैं कि तब होंगे चुनाव। ठीक, तो क्या होता है सुनना ध्यान से। चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भर थी। हर किसी को विश्वास था कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक ताकत कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे ग्रैंड अलायंस, इसे क्या कहते हैं? ग्रैंड अलायंस कहा गया। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया। शासक दल मतलब इंदिरा गांधी ने। ठीक, इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा और कार्यक्रम था, और चुनाव में यही चाहिए होता है। चुनाव में आपके पास एक कार्यक्रम होना चाहिए, एक एजेंडा होना चाहिए। आज यही चीज सबसे बड़ा अभाव दिखता है, और भाजपा के पास इसी चीज की बढ़त दिखती है कि भाजपा के पास क्या है? एक एजेंडा है और एक क्या है? एक कार्यक्रम है। क्या है वो एजेंडा? क्या है? हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम आएंगे तो हिंदुत्व को मजबूत करेंगे, हम आएंगे तो देश की सेनाओं को मजबूत करेंगे, हम आएंगे तो देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन विपक्षी दलों के पास इस चीज का अभाव दिखता है। तो उस समय 1971 के चुनाव में विपक्ष के पास सिर्फ एक था, एकता का भाव, लेकिन इंदिरा गांधी के पास क्या था? एजेंडा और कार्यक्रम था। वो उन्होंने कहा कि अगर मैं आऊंगी तो मैं गरीबी हटाऊंगी, और विपक्षी दल क्या नारा चिल्ला रहे थे? इंदिरा हटाओ देश बचाओ, ये नारा चल रहा था। जनता को इंदिरा के हटने से मतलब है कि जनता को गरीबी के हटने से मतलब है? आप बताओ मुझे। गरीबी है जनता का मूल मुद्दा। अगर गरीबी हटेगी तो देश आगे बढ़ेगा, और गरीबी नहीं हटेगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए उन्होंने निर्धारित किया, और इंदिरा गांधी ने इस चीज पर जोर दिया और अपने कार्यक्रमों पे जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं आऊंगी तो आपको आपके अधिकार मिलेंगे, आपको अमीरों की चाकरी नहीं, अमीरों के बराबर अधिकार दिलाऊंगी, मैं भूमि सुधार करूंगी, मैं ये प्रिवी पर्स को समाप्त करूंगी पूर्ण रूप से। समझ में आई बात? तो सुनना, इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम
घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए एक शक्ल प्रदान किया। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा प्रिवी पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। उन्होंने इन मुद्दों को उठाया, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और उन्होंने बोला कि अगर मैं आऊंगी तो मैं इन सब कामों को करूंगी। और विपक्ष के पास सिर्फ एक नारा था, इंदिरा हटाओ। अरे भाई आप मुझे बताओ कि जनता को इंदिरा के हटने से मतलब है कि जनता को गरीबी के हटने से मतलब है? बताओ मुझे। गरीबी के हटने से। उनकी समस्या इंदिरा नहीं है, उनकी समस्या गरीबी है। उनकी समस्या है जमींदारों के द्वारा किया जाने वाला शोषण। उन्हें उससे इजाद पाना है, उन्हें इंदिरा से इजाद नहीं पाना। इंदिरा आपकी समस्या है, उनकी नहीं, उनकी नहीं। और आज के भी गठबंधन को अगर जीतना है तो उन्हें भी अपना एक एजेंडा लेना पड़ेगा, उन्हें भी अपना एक कार्यक्रम लेना पड़ेगा। बिना कार्यक्रम, बिना एजेंडे के देश नहीं बदले जाते। मोदी जी जब 2014 में आए थे, 2014 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने क्या कहा था कि मोदी लाओ देश बचाओ, या मोदी है तो मुमकिन है ना? अभी तक का ये है। 2020-22 में नहीं रामलला आएंगे। हाँ 2020-22 में आया था रामलला आएंगे, हमारा आएंगे। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हैं उनके। उनका हार्डकोर मतलब एजेंडा है हिंदुत्व, और उन्होंने इस चीज का काम भी किया है। उन्होंने जनता के दिमाग को वॉश आउट किया है और उन्होंने रोजगार हटाओ राम को लाओ ये नारा देकर देश को अपने पक्ष में लिया है। उन्होंने 30% जनता को अपने पक्ष में ले रखा है। और मैंने आपको बता ही रखा है कि हमारे देश में जो चुनावी तंत्र है उसके हिसाब से जिसके पास 30% वोट शेयर आ जाता है वो इस देश पर राज करने के लिए काफी होता है। इस देश पर आपको राज करना है तो सिर्फ आपको अपने प्रति 30% जनता को लॉयल बनाना पड़ेगा। और अगर आपने 30% जनता को लॉयल बना लिया अपने प्रति तो आप इस देश पर राज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की चुनाव प्रणाली ही ऐसी है। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष नहीं आएगा। इसीलिए विपक्ष ने इसका तोड़ क्या निकाला है कि अगर हम सब मिल जाएंगे तो हम सब का जो वोट शेयर है वो एक जगह जब आ जाएगा तो हम सब भाजपा को बहुत आसानी से हटा सकते हैं। तो ये सच है, लेकिन उनको अपना वोट शेयर एक जगह लाना पड़ेगा, जो कि इतना आसान काम नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। मुद्दा नहीं है और मुद्दा लाना पड़ेगा अपने लिए। मुद्दा क्या है? मोदी हटाओ। समझ में आई बात? तो यही चीज है। तो इंदिरा गांधी ने 2 मुद्दों पर बेहतरीन काम किया। पहला तो उन्होंने एक एजेंडा दिया, गरीबी हटाओ, और अपना उन्होंने कार्यक्रम स्पष्ट किया कि मैं आऊंगी तो मैं ये सब करूंगी। लेकिन विपक्ष के पास और पुरानी कांग्रेस के पास कोई एजेंडा या कोई मुद्दा नहीं था। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा था, क्या? इंदिरा हटाओ। और जनता को इंदिरा के हटाने से कोई फायदा नहीं था, जनता को गरीबी हटाने से फायदा था, भूमि सुधार होने से फायदा था, और प्रिवी पर्स के समाप्त होने से फायदा था। तो उन्होंने फिर किसको दिया वोट अपना? उन्होंने फिर इंदिरा को ही अपना वोट दिया। सुनना ध्यान से। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों खासकर भूमिहीन, किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी, और हुआ भी ऐसा ही। ऐसा हुआ भी। उनके एजेंडे ने और उनके कार्यक्रम ने जो उन्होंने तय किया कि अगर मैं आती हूं तो मैं इस पर काम करूंगी और इस पर काम करूंगी, और उससे देश का बेरोजगार,
देश का नौजवान, देश की महिलाएं, देश का गरीब, और मैंने आपको बताया है उस समय देश 70% गरीब ही था, 70% गरीब था। रोटी की कलह थी, जमींदारी प्रथा हावी थी देश में, तब भी जमींदारी थी। तो इन सब चीजों से देश को निकलना था और इंदिरा गांधी ने इस चीज पर काम किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं आती हूं तो मैं भूमि सुधार खत्म करूंगी, जो राजा महाराजाओं को मुफ्त का पैसा मिल रहा है प्रिवी पर्स के माध्यम से, मैं उसको समाप्त करूंगी। और आप विपक्ष को देखिए, न इनके पास कोई कार्यक्रम है, सिर्फ एक ही नारा है, इंदिरा हटाओ। तो अब आप चूज करो कि आप किसे चुनते हैं। आप इंदिरा को हटाना चाहते हैं या आप गरीबी हटाना चाहते हैं, आप प्रिवी पर्स हटाना चाहते हैं, आप भूमि सुधार कराना चाहते हैं, अब ये आप निर्धारित करो। उन्होंने ऐसा कहा और जनता ने सुना उनकी बात को। अब जनता का किस में फायदा था भाई? इंदिरा हटाने में फायदा था कि इन सब चीजों को करने में फायदा था? सब चीजों जो गरीबी को हटाने में। और इंदिरा गांधी के कार्यक्रमों में उन्हें अपने लिए आस दिख रही थी कि अगर इंदिरा गांधी आएंगी तो हमारी ये समस्याएं दूर होंगी। देख लो, एक महिला ने कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को परास्त किया है। अगर आपके पास एजेंडा और कार्यक्रम है ना, तो आप किसी को भी परास्त कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कार्यक्रम होना चाहिए, आपके पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बस आप संकल्पित रहिए अपने काम के प्रति आप वफादार रहिए। आप पढ़ाई के प्रति वफादार रहेंगे तो आपको पढ़ाई से लाभ मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर आप काम करें, ये देखिए मंदमुग्ध है वो रंगीन किताब को रचने में, महोदय उसे करने से कुछ नहीं होगा। उसमें आप जो बातें लिखी हैं उनको पढ़ो और समझो। आप देखिए कि एक महिला ने, उस समय महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो बहुत कम था और महिलाएं इंदिरा गांधी से जुड़ी। ऐसा तो नहीं था कि महिलाएं कम थी, महिलाएं तब भी 50% थी जनसंख्या में और आज भी 50% है, आज भी 50%, कल भी 50%। तो इस चीज ने और देश के नेतृत्व को जब उन्होंने संभाला तो उन्होंने महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत काम किया। इस चीज ने इंदिरा गांधी को गरीब जनता में, गरीब महिलाओं में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा उन्हें प्रचलित बना दिया, बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त कराई उनकी। इस चीज ने उन्हें ये समझा दिया कि अगर मुझे देश को चलाना है तो मुझे एक एजेंडे के साथ उतरना पड़ेगा मैदान में, और जब तक एजेंडा नहीं रहेगा, कार्यक्रम नहीं रहेगा, कोई हमें पसंद करने वाला नहीं है। समझ में आई बात? आगे सुनिए क्या परिणाम आता है, परिणाम भी सुन लीजिए। परिणाम क्या आता है सुनना। 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना इन चुनावों को करवाने का फैसला। कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनावों में कभी हासिल न कर सकी थी। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली और इसने कुल देखो वोट प्रतिशत देखो 48.4। आज तक कभी इतना वोट नहीं मिला था कांग्रेस को। इंदिरा गांधी की कांग्रेस को कितना वोट मिला है? 48.4% वोट। आज तक कांग्रेस को इतना वोट मिला ही नहीं और 375 सीटें जीती है। तो आप देखिए इस चीज को, कोई 50% वोट नहीं पाता कभी भी, और ये पहुंच गए हैं 50% के बराबर। 2% कम है, नहीं तो 50% जनता ने इन्हें ही पसंद किया है। कितनी बड़ी बात है ये। आगे सुनिए। अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने 252 सीटें और 44% वोट हासिल किए थे। ये गठबंधन का मैंने बताया। अकेले इंदिरा गांधी को कितनी सीटें मिली थी? 352 सीटें और कितना प्रतिशत वोट? 44% वोट। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ये, आप ये समझिए कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कितना खुद अकेले अपने दम पर कांग्रेस को खड़ा किया, अपनी वाली कांग्रेस को। और ये पंजे वाली कांग्रेस इंदिरा गांधी की कांग्रेस है।
और उससे पहले की जो कांग्रेस थी उसका चुनाव चिन्ह क्या था? दो बैलों का जोड़ा। समझ में आई बात? पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? दो बैलों का जोड़ा। समझ में आई बात? तो वो था कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। आज जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है, ये चुनाव चिन्ह इंदिरा गांधी ने चुना था। समझ में आई बात? तब से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा बन गया है। तो अब ये सिद्ध हो गया कि असली कांग्रेस कौन सी है? जो इंदिरा गांधी की है। समझ में आई बात? और ये पूछा जा सकता है आपसे कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर अर्थात इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिले? कितने प्रतिशत? 44%। और सीटें कितनी? 352। ये एक नंबर का प्रश्न बन सकता है अपने आप में, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ के उजाड़ से करें। इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसके 1/4 वोट ही इसकी झोली में आए। इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। विपक्षी ग्रैंड अलायंस धाराशायी हो गया था। इस महाजोड़ को 40 से भी कम सीटें मिली थी। समझ में आई बात? तो आप देख लो। आप 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। चौथे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। विपक्ष के नेताओं तक ने उसके राज कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उनके विरोध की कोई गुंजाइश ना बची। तो 1971 के चुनाव के बाद 1971 के चुनाव के बाद आप सब जानते हैं कि 1971 के दिसंबर में भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध में भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना को रौंद डालती है। तो इस चीज का भी इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। और 1972 में जब राज्यों के चुनाव होते हैं, राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, तो फिर से कांग्रेस अपने वही पुराने वर्चस्व में आ जाती है जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में थी। तो पूरी दुनिया ने, विपक्ष के नेताओं ने भी ये स्वीकार किया कि इंदिरा गांधी में बहुत ज्यादा राजनीतिक कौशल है। उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि इंदिरा गांधी के अंदर राजनीतिक कौशल बहुत ज्यादा है। और पूरा जो उनका विपक्ष था, उनकी पार्टी का जो उनका विपक्ष था, वो सब धाराशायी हो गए और साफ चुप, एकदम चुप हो गए। अब उनके पास बोलने का विकल्प नहीं था। तो इंदिरा गांधी ने यह सिद्ध कर दिया कि उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो सारे के सारे खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे के बराबर हो गए। समझ में आई की बात? इस तरह से जो अब कांग्रेस बनी थी, इस पर कंप्लीट नियंत्रण किसका था? इंदिरा गांधी का। अब पार्टी में इंदिरा गांधी ही सर्वे सर्वा थी, उनके ऊपर कोई नहीं था। पहली वाली पार्टी में कांग्रेस उनसे भी बड़े बड़े लोग थे, लेकिन इस कांग्रेस में सिर्फ इंदिरा गांधी ही सब कुछ थी। अब इंदिरा गांधी ही चुनती थी कि कौन क्या होगा। पहले तो पार्टी डिसाइड करती थी, लेकिन अब इंदिरा गांधी निर्धारित करती थी कौन क्या होगा। और राज्यों का जब चुनाव हुआ तो ये जो चित्र है, ये यही बता रहा है कि राज्यों के चुनाव में मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले तो विधायक चुनते थे, पार्टी चुनती थी, लेकिन अब कौन चुन रहा है?
इंदिरा गांधी कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन बनेगा कौन बनेगा। पहले तो विधायक दल और पार्टी चुनती थी, प्रधानमंत्री कभी नहीं चुनता था इस चीज को, लेकिन अब एक व्यक्ति तय कर रहा है कि कौन क्या होगा। पहले वाली कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की कांग्रेस नहीं थी, लेकिन ये वाली कांग्रेस अब एक व्यक्ति की कांग्रेस हो गई है, एक ही चेहरा है और वो कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, समझ में आई बात? आगे सुनो। पहली की कांग्रेस एक चेहरे वाली कांग्रेस नहीं थी, वहां पर क्या थे? मल्टी फेस थे, लेकिन अब जो कांग्रेस बनी थी वो वन फेस, वन पार्टी बन गई थी, समझ में? और वो वन फेस कौन था? इंदिरा गांधी। तो ये डिफरेंस आया, समझ में आई बात? तो अगर आपसे पूछे कोई 1971 से पहले की कांग्रेस में और 1971 के बाद की कांग्रेस में मूल क्या अंतर है, तो ये बताना आप कि पहले 1971 के पहले की कांग्रेस एक फेस वाली कांग्रेस, एक नेता वाली कांग्रेस नहीं थी, वहां पर बहु नेता थे, परंतु 1971 के बाद कांग्रेस के नेतृत्व का चेहरा सिर्फ एक व्यक्ति बनकर रह गया, और वो कौन बन गई? इंदिरा गांधी। समझ में आई बात? आगे सुनो आप। कांग्रेस लोकसभा 1972 के राज्य विधानसभाओं के चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उनके विरोध की कोई गुंजाइश न बची। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और राज्य स्तर के चुनाव में भी। इन दो लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय भी थी। महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी। अपने सामने भी और कांग्रेस पार्टी के सामने भी जो चुनौतियां खड़ी थी उनको धूल चटा दी और विजय तिलक अपने माथे पर लगा लिया। कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। क्या है कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन? सुनते हैं और इसी के साथ इस अध्याय को समाप्त करते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस पर प्रश्न आ सकता है। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन का क्या मतलब निकलता है? इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। सुन रहे हो ना? ये पुरानी कांग्रेस को जीवित नहीं किया, उन्होंने एक नई कांग्रेस बनाई है। उन्होंने एक नई कांग्रेस बनाई है। समझ में आई बात? कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों में नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। अंडरलाइन करना, यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। मैंने भी आपको यही बोला कि यह पार्टी जो 1971 के बाद उभरी कांग्रेस, वो एक नेतृत्व के चेहरे पर चल रही थी, लेकिन उससे पहले वाली कांग्रेस वहां पर बहु नेतृत्व थे। एक नेता नहीं था, बहुत से नेता थे। बहुत से नेताओं के ऊपर कांग्रेस चल रही थी, लेकिन यह कांग्रेस सिर्फ एक नेता के चेहरे पर चल रही थी। यह सबसे बड़ी समस्या थी। यह एक देश की राजनीति के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या होती है। आज देखिए, आप भाजपा को देखिए। भाजपा सिर्फ मोदी उनका क्या है? मोदी उनका प्राइम मिनिस्टर फेस है, लेकिन अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर के फेस उन्होंने लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ हैं, हेमंत सोरेन है। इनको उन्होंने ऐसे लगा दिया है कि जनता में इन्होंने उछाल दिया है कि अगर मोदी के बाद अगर कोई पीएम बनेगा तो ये बनेंगे। तो इससे आज के टाइम पे जो भाजपा है वो मल्टी फेस है, लेकिन कांग्रेस मल्टी फेस नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कांग्रेस के सामने आज अगर कांग्रेस पतनशील है तो उसकी सबसे बड़ी कमियों में से एक कमी ये है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई नेता नहीं है। उसके पास नेता नहीं है। सिंगल फेस का भी कोई है नहीं बढ़िया। सिंगल फेस में भी कोई बढ़िया नहीं है।
राहुल गांधी को भाजपा ने इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया, उनकी छवि को इतना खराब किया। राहुल गांधी खराब इंसान नहीं है, राहुल गांधी की छवि को खराब किया गया है, और वो खराब करने का काम भाजपा ने ही किया है। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया है। समझ में आई बात? उनको पप्पू बनाया गया, और किसके माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से। उनकी कुछ गलतियों को ऐसे पोर्ट्रे किया गया आपके सामने कि ये इसको बनाओगे प्रधानमंत्री, ये चला पाएगा देश, इसके अंदर कौशल है। उन्होंने आपके सामने ऐसे प्रश्न पुट कर दिए उनकी हरकतों से कि जिससे कि आपको ये भरोसा हो गया कि इनके अंदर वो नेतृत्व कौशल नहीं है। जैसे आलू डालो सोना निकलेगा, वो उन्होंने कहा भी नहीं है, वैसे वो प्रधानमंत्री जी का कोट है, मोदी जी ने कहा है ये, लेकिन उसे पोर्ट्रे उनका कोट करके दिखाया गया है। समझ में आई बात? तो ये चीज होती है आज की सोशल मीडिया की पावर। और उस टाइम पे सोशल मीडिया की पावर ना होते हुए भी इंदिरा गांधी ने क्या कमाल करके दिखाया। और वो कमाल क्यों हो पाया? क्योंकि उनके पास एक एजेंडा था और एक कार्यक्रम था। एजेंडा और कार्यक्रम ने ही उन्हें इतना बड़ा नेता बनाया। समझ में आई बात? तो ये जो कांग्रेस थी, ये कांग्रेस पुरानी वाली कांग्रेस नहीं थी, ये कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये पुनर्स्थापना नहीं है, ये पुनर्जीवन है, ये नई कांग्रेस है, ये पुरानी वाली कांग्रेस नहीं है। तो अगर इस पे आपसे पूछ सकते हैं टिप्पणी आपकी कि क्या आप 1971 में जो कांग्रेस उभर कर आई, क्या आप उसे कांग्रेस की पुनर्स्थापना मानेंगे या नहीं, इस पर अपनी टिप्पणी कीजिए सुविचार से। तो आप लिखना कि ये कांग्रेस, इस चुनाव में जो कांग्रेस उभर के आई, मैं इसे कांग्रेस का पुनर्स्थापन नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जो पुरानी वाली कांग्रेस थी वो मल्टी लीडर कांग्रेस थी, लेकिन ये कांग्रेस वन लीडर वन फेस कांग्रेस उभर कर आई है। और इस कांग्रेस का पूरा दारोमदार इंदिरा गांधी के हाथ में था। समझ में आई बात? ये कांग्रेस कंप्लीटली किसके कंट्रोल में थी? इंदिरा गांधी के। समझ में आई बात? आगे सुनो आप। इस पार्टी का संगठन, यह इस पार्टी कहां गए? इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। जो पहले कांग्रेस एक अम्ब्रेला थी, अब कांग्रेस अम्ब्रेला नहीं रह गई थी। एक विचार के लोग थे, और वो सारे के सारे विचार किससे मिलते थे? इंदिरा गांधी से। एक ही विचार के लोग अब इस कांग्रेस में थे। मल्टी आइडियोलॉजी वाली कांग्रेस नहीं थी। पुरानी कांग्रेस क्या थी? मल्टी आइडियोलॉजी, बहुत सारी विचारधाराओं के नेताओं को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस अब ये नहीं थी। अब ये एक विचारधारा, एक नेता के साथ चलने वाली कांग्रेस थी। आगे सुनिए आप। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल कर। समझ में आई बात? ये कांग्रेस अब वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं थी। तो हम कह तो सकते हैं कि कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई, लेकिन उसकी प्रकृति को चेंज कर कर हुई। ये पहले वाली कांग्रेस ने, जो पहले उसका नेचर था, जो उसके फैक्टर थे, अब वो फैक्टर इसमें नहीं रह गए। मल्टी आइडियोलॉजी, हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस, हर पक्ष को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस, अब ये वो कांग्रेस नहीं थी। ये मूल रूप से इन लोगों पर आधारित थी। किन पर? गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर आधारित थी। ये सिर्फ इन्हीं की बात कर रही थी। और पहले वाली कांग्रेस सब की बात करती थी, सबके लिए काम करने का संकल्प लेती थी। इस कांग्रेस का मूल उद्देश्य इनके लिए था। समझ में आई बात? कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। किस वाली कांग्रेस में? पुरानी वाली। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था।
कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई। विकास और आर्थिक बहाली के मुद्दों पर जन आक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ती रही। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कैसे इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा था। कांग्रेस जीती, इंदिरा गांधी जीती, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर वो जीती थी उन मुद्दों पर वो खास काम नहीं कर पाई। जिस प्रकार से उन्होंने काम करने का वायदा किया था वो वायदा उस प्रकार से पूरा नहीं हो रहा था। तो उस कारण से फिर से देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए फिर से आंदोलन होने स्टार्ट होते हैं और उन आंदोलनों के कारण ही उन आंदोलनों से घबरा कर ही इंदिरा गांधी एक राजनीतिक संकट खड़ा कर देती हैं और वो संकट आपको अगले अध्याय में पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।